बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर दानियाल उमर। आज का लेक्चर जितना आसान है उतना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लाजमी कम अज़ कम 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो कई दफ़ा आ चुके हैं और एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो बच्चों हम इन 3 क्वेश्चन को समझने जा रहे हैं। मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ और उसके बाद आएगा इम्पल्स। और इसी वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन हम समझेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसमें न्यूमेरिकल भी होंगे। अब बच्चों अगर मेरे पास 2 बुलेट हैं जिनका मैथ सेम है, अगर मैं एक बुलेट मारता हूँ दीवार पे हाथ से और दूसरी गन से, तो कौन सी बुलेट जाके दीवार को ज़्यादा ख़राब करेगी, ज़्यादा तबाही मचाएगी? ज़ाहिर बात है उस बुलेट की तबाही ज़्यादा होगी जो गन से निकली है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है और फाइनली उसका मोमेंटम ज़्यादा है। या अगर मेरे पास 2 पत्थर हो, एक छोटा पत्थर और एक बड़ा पत्थर, दोनों को मैं अपने पाँव पे गिराऊं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, मिसाल को, तो कौन सा पत्थर मुझे ज़्यादा हर्ट करेगा? आप जाएंगे तो दोनों सेम स्पीड के साथ, वो पत्थर ज़्यादा हर्ट करेगा जिसका मैस ज़्यादा है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है और उसका मोमेंटम ज़्यादा है। तो बच्चों मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का 2 चीज़ों की वजह से, एक उसके मैस की वजह से और एक उसकी वेलोसिटी की वजह से। सो अगर हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है बच्चों, मोमेंटम को हम स्मॉल पी से शो करते हैं और ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। सो मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर में भी क्या आएगी? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? बच्चों ये वेलोसिटी और मोमेंटम हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। मीन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी मोमेंटम की भी वही डायरेक्शन होगी। बात करते हैं बच्चों इसके यूनिट की, तो फार्मूले से आप देख सकते हैं मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? मैस का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। या इसका एक और नाम भी होता है न्यूटन सेकंड, जो यहाँ पे हम समझेंगे। न्यूटन सेकंड, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड, ये बच्चों दोनों यूनिट हैं किसके? मोमेंटम के। अब अगली बात बच्चों, अगर मैस ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। अब ये बच्चों आपने याद रखना। और इस वीडियो लेक्चर के एंड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। वो बच्चों आपने लाजमी सुनना, क्योंकि वहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज़ में भी, शॉर्ट में भी। तो हम इसके एंड पे देखेंगे। बच्चों हम चलते हैं आगे। अगर मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, इसका मैस कितना है? 10 किलोग्राम। तो बताएं इसका मोमेंटम कितना होगा? भाई मोमेंटम क्या होगा? इसका मैस इंटू वेलोसिटी। मैस 10 है, रुका हुआ है, सो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0, तो मोमेंटम भी 0। सिंपल। अगर 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हो जिनकी वेलोसिटी सेम है, एक समझो साइकिल है, एक समझो ट्रक है, किसको रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा? हालांकि वेलोसिटी दोनों की सेम है। तो अगर 2 ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव करें, उस ऑब्जेक्ट को रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा, उसकी मोशन ज़्यादा होगी जिसका मैस ज़्यादा होगा। कब? अगर उनकी वेलोसिटी सेम है। तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसको रोकना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब ये कुछ बातें जो आपने यहाँ पे याद रखनी। अब बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, या व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ? मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ या मोमेंटम और फोर्स में क्या रिलेशन है? सो हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसमें मोमेंटम भी आ रहा हो और फोर्स भी आ रही हो। तो हमने यहाँ पे ये कहना है कि लेट सपोज बच्चों ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है और इसकी वेलोसिटी शुरू में कितनी है? vi। जब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगती है, फोर्स लगने के बाद जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी टाइम में मूव करता है, तो इसकी वेलोसिटी ज़ाहिर बात है पहले जैसी नहीं रहेगी। फोर्स लगने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है vf, मीन फाइनल वेलोसिटी। तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी चेंज हुई है? ज़ाहिर बात है। तो इसका बच्चों क्या चेंज हो चुका होगा? मोमेंटम। अब ये कैसे फाइंड करना है ये हम चेक करते हैं। सो बच्चों जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम t। क्योंकि फोर्स लग रही है तो हम न्यूटन सेकंड लॉ भी लगाएंगे, F इज बराबर टू m में, है ना। m वैसे रहेगा बच्चों, a क्या है? vf माइनस vi बाई t। अब बच्चों m को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो F इज बराबर टू मैस इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस
mass into initial velocity divided by time t। लो बच्चों, जब भी mass और velocity मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलता है? मोमेंटम। अगर फाइनल वेलोसिटी mass से मल्टीप्लाई होगी तो हमें मिलेगा फाइनल मोमेंटम, माइनस अगर इनिशियल वेलोसिटी mass से मल्टीप्लाई होगी तो हमें मिलेगा इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम t। और बच्चों, जब दो सेम चीज़ें माइनस हो रही हैं तो उसका नाम होता है चेंज इन वो चीज़। मीन अगर दोनों मोमेंटम माइनस हो रहे हैं तो इसको हम क्या नाम देंगे? चेंज इन मोमेंटम, और t वैसे का वैसे। लो बच्चों, आगे मंजिल f इज़ बराबर टू टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सवाल पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, तो ये है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। ये रहेंगे बच्चों, नीचे आएगा टाइम। और हमसे ये भी कहा जाता है कि न्यूटन सेकंड लॉ को डिफाइन करो, किसकी शक्ल में? मोमेंटम की शक्ल में। तो यही डेफिनेशन आप यहीं से देख के लिख सकते हैं। क्या भाई? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is equal to applied force। लो बच्चों, ये है न्यूटन सेकंड लॉ की नई डेफिनेशन। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है। किधर गया? किधर गया? F इज इक्वल टू एम ए। ये बच्चों, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ज़्यादा बेहतर कौन सा है बच्चों? इसके लगाने की शर्त है, इसके लगाने की कोई शर्त नहीं है। अगर आपने किसी से कर्जा लेना हो और वो कहे कि शर्त पे कर्जा दूंगा कि फ़लाँ फ़लाँ हो जाए, और एक बंदा कहता है बिना शर्त के भाई ये कर्जा दे दो, तो ज़्यादा अच्छा कौन होगा? जो बिना शर्त के आपको कर्जा दे देगा। गरीब लोग हैं ना, कर्जा ही मिलेगा आपको। चल, तो बच्चों यही बात है। इस फार्मूले के लगाने की एक शर्त है। वो शर्त क्या है? कि मैस चेंज ना हो, मैस कांस्टेंट हो। लेकिन इसके लगाने की कोई शर्त नहीं है, क्योंकि ये तब लगता है जब मोमेंटम चेंज हो। और बच्चों, मोमेंटम कब चेंज होता है? जब या तो मैस चेंज हो या तो वेलोसिटी चेंज हो। अब मैस कब चेंज हो सकता है बच्चों? आपने देखा होगा रॉकेट प्रोपल्शन, हम एंड पे देखेंगे। जब रॉकेट ऊपर मूव करता है तो शुरू में बहुत बड़ा होता है। अब इसके चैम्बर बने होते हैं जिसमें फ्यूल भरा होता है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है, वो चैम्बर में जो फ्यूल है वो जलता रहता है, और उसके जो मैसेज हैं वो समझो अलग होते रहते हैं। मीन पहले मैस ज़्यादा होता है और बाद में जाते जाते क्या हो जाता है? कम। तो जब हम रॉकेट प्रोपल्शन को देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके ऊपर हम ये इक्वेशन लगाएंगे, ये नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि रॉकेट की मोशन में मैस चेंज हो रहा होता है, और ये तब लगाते हैं जब मैस कांस्टेंट हो, चेंज ना हो। तो वहाँ पे हम न्यूटन सेकंड लॉ ये वाला लगाएंगे। तो बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं मोमेंटम का यूनिट क्या आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डेल्टा पी इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई टी। ऐसे ही है ना बच्चों? अब देखिए ज़रा, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम मतलब कि सेम ही चीज़ होगी ना। जब आप 10 रोटियों में से 2 रोटियाँ खा जाते तो बाकी रोटियाँ बचती हैं ना। तो जब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को माइनस करेंगे, मोमेंटम ही आएगा ना। तो मोमेंटम का यूनिट यहाँ से देखिए क्या बन रहा है? फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकेंड। लो बच्चों, ये हमारे पास हो गया मोमेंटम का यूनिट जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो 2 यूनिट हैं, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और दूसरा क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। अब बच्चों चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, उसके बाद हम एक डेरिवेशन करेंगे। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? इम्पल्स। बच्चों, सम टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। अगर आप 2 मुक्के मारें, मारा नहीं है वैसे ही कह रहे हैं, एक मुक्का रेत पे मारें और उसी फोर्स के साथ एक मुक्का आप फर्श के ऊपर मारें, कब आपको दर्द ज़्यादा होगा? जब आप फर्श के ऊपर मारेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इम्पल्सिव फोर्स। अब इम्पल्स क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। बच्चों, आपने अभी पढ़ा कि डेल्टा पी किसके इक्वल होता है? फोर्स मल्टीप्लाई टाइम के। यहाँ देखिए, डेल्टा पी चेंज मोमेंटम क्या था? फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। तो बच्चों, इम्पल्स क्या है? यही है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कोई फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स जितने टाइम में लगती है उस टाइम को नोट करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपको क्या मिल जाएगा? इम्पल्स। तो बच्चों, इम्पल्स क्या है? इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। कौन सा टाइम? ड्यूरिंग विच फोर्स एक्ट्स। इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय ए फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स एक्ट। भाई, जितनी देर में कोई फोर्स एक्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर,
उस फोर्स को उस देर उस टाइम से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिल जाएगा, इम्पल्स। और बच्चों ये कहलाती है इम्पल्सिव फोर्स। अच्छा, जब आप दीवार के ऊपर, चले वही मिसाल देते हैं फर्श, जब आप फर्श के ऊपर मुक्का मारेंगे ना तो आपका हाथ फर्श के साथ थोड़ी सी देर के लिए टकराएगा, ज़रा जूम करके देखें। और जब आप रेत के ऊपर मुक्का मारते हैं तो आपका हाथ रेत के साथ देर तक टच रहेगा। तो याद रखिएगा, जहाँ कॉन्टैक्ट का टाइम कम होगा वहाँ पे फोर्स की शिद्दत ज़्यादा होगी, और जहाँ पे कॉन्टैक्ट का टाइम ज़्यादा होगा वहाँ पे फोर्स की शिद्दत कम होगी। लेकिन इम्पल्स चेंज नहीं होगा, इम्पल्स वही रहेगा। बात को ध्यान सुनिए, आपने दीवार के ऊपर मुक्का मारा, चलिए वाइट बोर्ड ले, आपने वाइट बोर्ड के ऊपर मुक्का मारा, वाइट बोर्ड और हाथ में जो कॉन्टैक्ट टाइम है वेरी वेरी समाल होगा, दर्द ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ तकिया रख के मुक्का मारे तो तकिए के साथ हाथ देर तक टच रहेगा, फिर वापस आएगा। मीन तकिए के ऊपर मुक्का मारें तो तकिया और हाथ में जो कनेक्शन है, जो कॉन्टैक्ट है, वो ज़्यादा टाइम रहेगा, तो फोर्स आपको कम फील होगी। अब एक सवाल तो ये आता है कि इम्पल्स को डिफाइन करो। ये क्या है, इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स एक्ट्स। और साथ में ये भी कहते हैं इसका मोमेंटम के साथ रिलेशन बताओ। तो यहाँ से आपने लिखना है, जैसे कि हम जानते हैं फोर्स किसके इक्वल होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अभी बच्चों हमने पढ़ा टी डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई कर दें तो एफ मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। सो एफ मल्टीप्लाई टी बच्चों क्या होता है, इम्पल्स। सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो बच्चों इम्पल्स का यूनिट भी क्या होगा, जो मोमेंटम का होगा, मतलब कि न्यूटन सेकंड। यहाँ से भी पता चल रहा है क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बच्चों इम्पल्स और फोर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, या इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जिधर फोर्स की डायरेक्शन उधर ही चेंज इन मोमेंटम और उधर ही इम्पल्स। इन तीनों की डायरेक्शन बच्चों क्या होती है, सेम होती है। अब एक सवाल है, सवाल तो बच्चों लाजमी होना चाहिए। ये एक ऑब्जेक्ट है 10 किलोग्राम का, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ 400 न्यूटन की 0.1 सेकंड के लिए। तो बताएं इस ऑब्जेक्ट का चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, या मैं पूछ सकता हूँ इसके ऊपर इम्पल्स कितना होगा, क्योंकि इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम बच्चों सेम होते हैं, और दोनों का फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई टी। देखिए चेंज इन मोमेंटम भी क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई टी, और इम्पल्स भी क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई टी। तो मैथ्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। फोर्स बच्चों कितनी है, इम्पल्स पूछा जाए या चेंज इन मोमेंटम पूछा जाए तो बच्चों उसका फार्मूला क्या है, एफ मल्टीप्लाई टी। एफ बच्चों कितनी है, 400, और टाइम बच्चों कितना है, 0.1 सेकेंड। तो आंसर क्या आएगा, 40 न्यूटन सेकेंड। अब बच्चों आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। बच्चों मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, हम जानते हैं मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज बराबर टू 1/2 mv का स्क्वायर। ऐसी है। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इधर ले लेता हूँ स्क्वायर, P स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर और v का स्क्वायर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बच्चों, 1/2 मैथ्स को मल्टीप्लाई भी कर दिया और मैथ्स को डिवाइड भी कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर और डिवाइड किया तो नीचे m, ये कट जाएगा, दोबारा वही आ जाएगा। लेकिन इससे होगा क्या, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसका रिलेशन बन जाएगा मोमेंटम के साथ, 1/2 m। बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, p स्क्वायर। लो बच्चों रिलेशन बन गया बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब बात को बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहूँ दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम है, अगर दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम है, अगर तो मोमेंटम कांस्टेंट है दो ऑब्जेक्ट का, तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्स हो जाएगी मैस से। अगर ये चीज़ कांस्टेंट हो जाए दो ऑब्जेक्ट के लिए, ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। क्या मतलब, अगर दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम है तो जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, या जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं जिनका मोमेंटम सेम है,
एक लाइटर मास और एक हैवी मैस। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? लाइटर मैस की। जिसका मैस कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, या जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ये है रिलेशन। यहाँ से P भी आप निकाल सकते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो P फाइंड करना है तो बच्चों वो क्या हो जाएगा? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी सारे का स्क्वायर रूट। अगर दो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मीन ये कांस्टेंट कर दें, ये भी कांस्टेंट कर दें, तो मोमेंटम और मैस का स्क्वायर रूट एक दूसरे के हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं कहूँ दो ऑब्जेक्ट आ रहे जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, एक छोटा मास है एक बड़ा मास है, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? जिसका मास ज़्यादा है। तो ये बच्चों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से याद रखना है। जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इस फार्मूले के मुताबिक एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना। अल्लाह हाफिज़।